नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जानते हैं ट्रांसफार्मर को जब हम लोड पर लेते हैं तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस कैसे होते हैं और लीकेज फ्लक्स के फिनोमिना को जो प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेगुलेशन का कारण बनता है उसे लीकेज रिएक्टेंस से किस तरह से समझाते हैं। और इन सब जानकारी से हम डेवलप करेंगे ट्रांसफार्मर का एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल और समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में वोल्टेज फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। समझते हैं इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल एंड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज ऑन लोड। शुरू करते हैं। हमने समझा था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल को खुला छोड़ देते हैं, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होता है। उस समय प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर एक रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई जोड़ी जाती है। तो इस कोर में बिना किसी इनपुट करंट के रिक्वायर्ड अमाउंट का टाइम वेराइंग साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग फ्लक्स बन जाता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के फेरों से जुड़ाव बनाकर उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। अगर हम फ्लक्स जुड़ाव को रेफरेंस फेजर बना देते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे 90 डिग्री पीछे की कला में, लेकिन आपस में दोनों प्राइमरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है और सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है, दोनों आपस में सेम फेज में होंगे और लेंज नियमानुसार प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ मान में बराबर और विपरीत कला में होंगे और सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ ही सेकेंडरी के सिरों का विभवांतर बन जाएगा। लेकिन एक वास्तविक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की कोर की पारगम्यता अनंत नहीं है, इसलिए कोर में जो फ्लक्स प्रवाह में बाधा है वो फ्लक्स की उत्पत्ति के लिए चुंबकीय वाहक बल की डिमांड करता है और उसके लिए ट्रांसफार्मर एक चुंबकन धारा लेगा और अल्टरनेटिंग फ्लक्स कोर में डोमेन को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते समय इंटर डोमेन फ्रिक्शन में शैथिल्य हिस्टैरिसीस लॉस करता है और कोर में भंवर धाराओं की उत्पत्ति से भंवर धारा क्षतियां होती हैं और इन क्षतियों की पूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर में एक इन फेज वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी चाहिए और इन दोनों करंट का वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का सम एक स्मॉल नो लोड करंट है जो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वर्किंग फ्लक्स बनाते समय सप्लाई वोल्टेज से ड्रॉ करेगा। ये करंट फुल लोड करंट का 2 से 5% हो सकता है और सप्लाई वोल्टेज से ये बहुत ज्यादा कोण के साथ फर्स्ट लैगिंग प्रकृति का होता है और नो लोड कंडीशंस पे अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है उसका कोसाइन नो लोड पावर फैक्टर काफी कम, वो 0.1 या 0.15 जैसा हर हाल में 0.2 से कम होता है। और ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्राइमरी और सेकेंडरी में पैदा करता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे रहते हुए नो लोड की कंडीशन पे V1 और E1 मान में बराबर और विपरीत कला के और E2 और V2 समान कला के स्वरूप ले लेते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की नो लोड वर्किंग को इस फेजर डायग्राम और इस इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ जब सेकेंडरी में कोई आउटपुट पावर नहीं है, सेकेंडरी ओपन है, तो इनपुट से भी कोई इनपुट पावर नहीं है, बिना किसी इनपुट करंट के कोर में वर्किंग फ्लक्स है और वर्किंग फ्लक्स से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है प्राइमरी में वो V1 के इक्वल और ऑपोजिट फेज में है और E2 ही सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज V2 बन गई है जैसा कि इस फेजर चित्र या इस इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में दिख रहा है। वहीं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कोर में रिलक्टेंस होने और हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होने के कारण एक नो लोड करंट लेता है जिसका वर्किंग या कोर लॉस कंपोनेंट लॉस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोर में रिलक्टेंस के खिलाफ वर्किंग फ्लक्स बनाने में चुंबकीय वाहक बल की आवश्यकता मैग्नेटाइजिंग करंट द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है। और इस करंट को जिसके दो घटक वर्किंग और मैग्नेटाइजिंग करंट क्रमशः वोल्टेज के इन फेज और वोल्टेज के क्वाड्रेचर लिए गए हैं, उसे इस शंट ब्रांच के इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम कोर लॉस रेजिस्टेंस कहते हैं जिसमें वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट या कोर लॉस करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है और मैग्नेटाइजिंग करंट को वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग कंडीशन में एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के करंट के तौर पे दिखाया गया है और इन दोनों करंट का वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का फेजर सम ये नो लोड करंट हो गया है। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ इस तरह से एक रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की शंट ब्रांच को लगा के हम एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को नो लोड पे इस फेजर डायग्राम और इस इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर कोई भार प्रतिबाधा लोड इंपीडेंस को जोड़ा जाता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो होने लगता है। इस करंट का मान और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के साथ कलांतर कोण यहाँ लगाए गए भार प्रतिबाधा की प्रकृति पर निर्भर करेगा और V2 में इंपीडेंस का भाग देने पे सेकेंडरी करंट आ जाएगा। अगर ये प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिरोध प्रकार की है तो द्वितीयक धारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के सेम फेज में होगी। RL प्रकार के भार प्रतिरोध के लिए धारा विभव से पीछे की कला में होगी और RC प्रकार के लोड के लिए धारा
विभव से आगे की कला में होगी। ये जो द्वितीयक वाइंडिंग की धारा द्वितीयक के फेरों से एक ऐसा चुंबकीय वाहक बल बनाती है जो लेंज के नियमानुसार अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करने के लिए क्रोड में नो लोड कंडीशंस पर जो फ्लक्स बना था उस फ्लक्स का विरोध करती है। और इस विरोध से अगर कोर में फ्लक्स का मान बदल जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न हो रहा है उसका अप्लाइड वोल्टेज के साथ संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी में हमने अप्लाइड वोल्टेज को नियत रखा है तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लगभग नियत रहेगा। ऐसी स्थिति में कोर में फ्लक्स के मान को पूर्ववत रखने के लिए एक तत्काल और स्वचालित प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्राथमिक कुंडली एक अतिरिक्त धारा जिसे हम I2 डैश सेकेंडरी करंट रेफर टू या सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्म टू प्राइमरी कहते हैं I2 डैश लेती है। और ये I2 डैश प्राथमिक कुंडली के फेरों से ऐसा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और अतिरिक्त फ्लक्स Φ2 डैश इस प्रकार बनाता है कि ये Φ2 डैश हर स्थिति में Φ2 को निरस्त कर देता है और कोर में फ्लक्स का मान पूर्ववत नो लोड की कंडीशन पे जो नो लोड करंट के चुंबकन धारा से फ्लक्स बना था Φ0 उसके संगत बना रहता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में जो धारा I2 का प्रवाह N2 फेरों में चुंबकीय वाहक बल बना के एक डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स Φ2 बना रहा था, उस फ्लक्स को प्राथमिक कुंडली ने एक अतिरिक्त धारा जिसे हम सेकेंडरी करंट रेफर टू और सेकेंडरी करंट रिफ्लेक्टेड टू और सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्म टू प्राइमरी कहते हैं I2 डैश, उसने प्राथमिक के फेरों में जाकर जो चुंबकीय वाहक बल बनाया उसने द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर दिया ताकि क्रोड में नो लोड का फ्लक्स ही प्रभावी रूप से कार्यरत रहे। ये I2 डैश धारा I2 के ठीक विपरीत और I2 डैश और I2 में फेरा अनुपात के अनुसार ये संबंध होगा। अगर ये आदर्श ट्रांसफार्मर 1:2 फेरा रखता है तो E1 से E2 का मान 2 गुना होगा और वही E2 V2 बन के यहाँ धारा I2 बनाएगी और इस I2 के विरोध में जो कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग धारा लेगी वो धारा का मान I2 से 2 गुना होगा। और क्योंकि ट्रांसफार्मर पहले से कोई करंट नहीं ले रहा था तो यही I2 डैश I1 हो जाएगी और ऐसी स्थिति में V2 I2 सेकेंडरी की आउटपुट पावर इनपुट की V1 I1 के बराबर हो जाएगी। V1 आधा है, V2 2 गुना है, लेकिन I2 से I1 2 गुना होने से इनपुट में कम वोल्टेज ज्यादा धारा, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज कम धारा रूप ले लेगी और यहाँ ट्रांसफार्मर न केवल विभव धारा का रूपांतरण करता है, वो फेरों के वर्ग अनुपात से प्रतिबाधा का भी रूपांतरण कर देता है। वहीं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड पे कुछ करंट ट्रांसफार्मर ने कोर लॉस और मैग्नेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए लिया था और सेकेंडरी करंट के प्रत्युत्तर में प्राथमिक कुंडली ने जब अतिरिक्त धारा ली तो वो अतिरिक्त धारा नो लोड करंट से फेजर सम बनकर प्राथमिक की धारा बन गई है और इसे एक आइडियल ट्रांसफार्मर के सर्किट मॉडल के साथ एक शंट ब्रांच बनाकर हमने रिफ्लेक्ट कर दिया था। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में V1 और E1 लोड पर भी और E2 और V2 भी लोड पर बराबर होती हैं, लेकिन एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में जब द्वितीयक में भार धारा आती है प्राथमिक में धारा I2 डैश के साथ जुड़कर I1 हो गई है तो V1 और E1 में और E2 और V2 में बराबरी के संबंध नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ वाइंडिंग के प्रतिरोध और क्षरण फ्लक्स के प्रभाव की विभवपात प्रभावी हो जाती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी रहेगा कि नो लोड से लेके फुल लोड तक कोर में फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहता है तो फ्लक्स के कारण जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट, वो भी नो लोड से फुल लोड के बीच में कांस्टेंट रहते हैं। इसीलिए हम लोह क्रोड में होने वाली क्षतियों को नियत क्षतियां फिक्स लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की कुंडलियों में जो फेरे बांधे गए हैं उनके चालक पदार्थ की चालकता अनंत नहीं है, इनका काट क्षेत्रफल भी असीमित नहीं है तो किसी प्रतिरोधकता के तार की सीमित काट क्षेत्र पे फेरों की जो लंबाई होगी उसके अनुरूप प्राथमिक कुंडली की वाइंडिंग में भी एक रेजिस्टेंस है और द्वितीयक कुंडली की वाइंडिंग में भी पूरी लंबाई में वितरित एक प्रतिरोध रूप है। अध्ययन की सुविधा के लिए पूरी कुंडली में वितरित प्रतिरोध को हम एक जगह इकट्ठा करके प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध को R1 और द्वितीयक कुंडली के प्रतिरोध को R2 कहते हैं। एक अच्छे डिजाइन के ट्रांसफार्मर में हम पर्याप्त काट क्षेत्रफल और बेहतरीन चालकता के तांबे या एल्युमिनियम के वायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके कुंडली प्रतिरोध के मान कम रहे, लेकिन जब ट्रांसफार्मर में भार आता है तो द्वितीयक की धारा से इस प्रतिरोध में द्वितीयक कुंडली में विभवपात होता है। इसी तरह से प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध भी प्राथमिक में एक विभवपात बनाता है और इस विभवपात से V1 की तुलना में E1 का मान कम हो जाता है और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 की तुलना में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 का मान कम हो जाता है। इसी तरह से धारा प्रवाह दोनों
वाइंडिंग के प्रतिरोध में एक ओमिक कॉपर लॉस भी करता है, जो प्राथमिक कुंडली में I1 स्क्वायर R1 है और द्वितीयक कुंडली में I2 स्क्वायर R2 है। तो हमारी कुंडलियों के प्रतिरोध, विभवपात और ओमिक कॉपर लॉस इस ट्रांसफार्मर की वर्किंग में करते हैं, जिन्हें हम सर्किट मॉडल में एक आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ नो लोड पे लॉस और मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाली शंट ब्रांच के साथ सीरीज में लंप्ड एकीभूत किए हुए रेजिस्टेंस प्राथमिक में R1 और द्वितीयक में R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में हमने कल्पना की थी कि प्राथमिक कुंडली जो कार्यकारी फ्लक्स बनाती है वो चुंबकीय क्रोड में प्रवाह होता हुआ द्वितीयक कुंडली के भी सभी फेरों से जुड़ जाता है और द्वितीयक में धारा प्रवाह से जो फ्लक्स Φ2 डीमैग्नेटाइजिंग असर बनाता है वो भी प्राथमिक से जुड़ता है और प्राथमिक इसके असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अतिरिक्त धारा लेके Φ2' बनाती है। लेकिन ये बात व्यवहार में सही नहीं है, क्योंकि भार की स्थितियों में प्राथमिक कुंडली की कुल धारा जो नो लोड करंट और सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी का फेजर सम है, उस धारा से जो कुल फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स का एक छोटा हिस्सा हवा में रास्ते बनाते हुए केवल एक ही कुंडली के फेरों से जुड़ाव बनाता है और ऐसे फ्लक्स को हम प्राथमिक का क्षरण फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह से द्वितीयक कुंडली की धारा से जो कुल फ्लक्स बनता है उसका एक बड़ा हिस्सा तो दोनों कुंडलियों से जुड़ने वाला अन्योन फ्लक्स Φ2 है, जिसके प्रत्युत्तर में Φ2' आता है और इस क्रिया से ऊर्जा रूपांतरण को समझा जाता है। लेकिन एक छोटा फ्लक्स का हिस्सा द्वितीयक कुंडली के धारा से बना हुआ ऐसा है जो केवल द्वितीयक के फेरों से जुड़ता है और हवा से अपना रास्ता पूरा करता है। इसे हम द्वितीयक कुंडली का क्षरण फ्लक्स कहते हैं। एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक या द्वितीयक कुंडली के द्वारा उत्पन्न जो सारा फ्लक्स है वो अन्योन फ्लक्स जो दोनों के फेरों से जुड़ता है और क्षरण फ्लक्स जो केवल एक के फेरों से जुड़ता है उसका जोड़ है। यहाँ जो अन्योन फ्लक्स है वो प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। वहीं जो क्षरण फ्लक्स जो केवल एक ही वाइंडिंग के फेरों से जुड़ता है वो एक अतिरिक्त विभवपात का कारण बनता है। ऐसे क्षरण फ्लक्स के असर को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में विभवपात से जो विभव नियमन की समस्याएं होती हैं उन्हें सीमित रखने के लिए हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के फेरे और द्वितीयक कुंडली के फेरों को कोर पे दो अलग अलग लेग या लिम्स पे नहीं रखते हैं, जैसा कि हमने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा था। वस्तुतः ट्रांसफार्मर की निर्माण के दौरान प्राइमरी के आधे फेरे और द्वितीयक के आधे फेरे एक के ऊपर एक ही लेग या लिम साइड पे बांधे जाते हैं ताकि उनमें अन्योन फ्लक्स का मान अधिक हो जाए और क्षरण फ्लक्स का मान कम हो जाए। हम क्षरण फ्लक्स और क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को क्षरण प्रतिघात से निरूपित करते हैं, उसे और ज्यादा कम कर सकते हैं अगर हम वाइंडिंग को टुकड़ों में बनाएं और प्राइमरी और सेकेंडरी के टुकड़ों को एक दूसरे के बीच में सैंडविच या इंटरलीव करें ताकि क्षरण फ्लक्स का मान कम हो जाए और ऐसा फ्लक्स जो दोनों से जुड़ता है अन्योन फ्लक्स है उसका मान अधिक हो जाए। प्राथमिक कुंडली का क्षरण फ्लक्स Φ1 प्राथमिक की धारा के समानुपाती है और उसकी समान कला में होता है, क्योंकि क्षरण फ्लक्स का रास्ता हवा में बनता है और हवा में डोमेन संरचना नहीं होने से किसी भी प्रकार की शैथिल्य प्रभाव नहीं है। वहीं जो कार्यकारी क्रोड में अन्योन फ्लक्स बनता है वो नो लोड करंट से जब बनाया जाता है तो नो लोड करंट चुंबकन तीव्रता की दिशा को बताता है और फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व की दिशा बताता है और H से B पिछड़ कर रहता है। डोमेन संरचना के कारण यहाँ शैथिल्य कोण I0 और फाई में बनता है। वहीं क्षरण फ्लक्स हवा में रास्ता बनाता है और धारा की समान कला में होता है। जिस तरह से अन्योन फ्लक्स कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है उसी तरह से क्षरण फ्लक्स भी कुंडली में फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे की कला में प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाएगा। हम आपूर्ति विभव का विरोध करने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्वरूप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे कला में उल्टा कर देते हैं और कहते हैं कि V1 का एक बड़ा हिस्सा प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF द्वारा प्रतिसंतुलित होता है। क्षरण फ्लक्स के प्रेरित विद्युत वाहक बल के विभवपात के विरोधी स्वरूप को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इसे उल्टा किया जाता है तो ये एक ऐसी वोल्टेज बन गई है जो धारा से 90 डिग्री आगे की कला में है और हमें मालूम है कि एक प्रेरणिक प्रतिघात में विभव धारा से 90 डिग्री आगे की कला में होता है। तो हम क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को एक तुल्य क्षरण प्रतिघात से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस क्षरण प्रतिघात का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल जो क्षरण फ्लक्स से उत्पन्न हुआ है और प्राथमिक की धारा के अनुपात से निकाला जा सकता है। यहाँ ये जानना भी श्रेष्ठ रहेगा कि नो लोड करंट भार धारा का 2% हो सकती है, लेकिन वो एक उच्च पारगम्यता के चुंबकीय परिपथ में बहुत अधिक मात्रा का अन्योन फ्लक्स बना देती है। वहीं प्राथमिक की भार धारा नो लोड करंट से कई गुना ज्यादा 50 गुना भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्षरण फ्लक्स हवा में अधिक प्रतिष्ठम होने के कारण बहुत कम मान का होगा। तो कार्यकारी अन्योन फ्लक्स की
तुलना में क्षरण फ्लक्स का मान और क्षरण फ्लक्स का विभवपात कम मान का होगा और हम क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को एक तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात जिसे क्षरण प्रतिघात कहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। प्राथमिक की धारा की भांति द्वितीय कुंडली की धारा भी कोर में जो फ्लक्स बनाती है उसका एक बड़ा हिस्सा दोनों कुंडलियों के फेरों से जुड़ने वाला अन्योन फ्लक्स है और एक छोटा हिस्सा हवा में रास्ता बनाता हुआ केवल द्वितीय कुंडली के फेरों से जुड़ता है और उसे हम द्वितीय कुंडली का क्षरण फ्लक्स कहते हैं। ये द्वितीय कुंडली का क्षरण फ्लक्स द्वितीय की धारा के समान अनुपात में और समान कला में है। समय के साथ परिवर्तनशील क्षरण फ्लक्स द्वितीय कुंडली के फेरों में फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे की कला में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस भूरे फेजर से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो उत्पन्न करता है और उसकी विरोधी प्रकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए जब इसे उल्टा किया जाता है तो वो एक ऐसी वोल्टेज बन गई है जो धारा की कला से 90 डिग्री आगे की कला में है। अतः द्वितीय कुंडली के क्षरण फ्लक्स के विभवपात को एक तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उस प्रेरणिक प्रतिघात को हम द्वितीय कुंडली का क्षरण प्रतिघात कहते हैं और इस द्वितीय कुंडली के क्षरण प्रतिघात का मान क्षरण फ्लक्स के प्रेरित विद्युत वाहक बल में द्वितीय कुंडली की धारा का भाग देने से प्राप्त किया जा सकता है और क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को वाइंडिंग के श्रेणी में एक क्षरण प्रतिघात लगाकर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में नो लोड या अत्यंत कम भार की स्थितियों में जब धारा प्रवाह का मान बहुत सीमित है प्राथमिक कुंडली के अल्प प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली के अल्प प्रतिरोध में होने वाले विभवपात और ओमिक कॉपर लॉस को नगण्य माना जा सकता है। लेकिन भार की स्थितियों में जब प्राथमिक और द्वितीय दोनों में धारा का मान कंसिडरेबल है इन प्रतिरोधों में होने वाली विभवपात V1 और E1 के मान को बदल देगी और इनमें होने वाले ओमिक कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज लॉसेज और दक्षता में कमी के कारण बनेंगे। इसी तरह से जब ट्रांसफार्मर नो लोड या अल्प भार पे है द्वितीय और प्राथमिक में धारा और फेरों का गुणनफल एम्पियर टर्न MMF कम है तो हम क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भार का मान बढ़ता है द्वितीय और प्राथमिक में धारा काफी अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थितियों में जो बड़ा MMF प्राथमिक के फेरों में पूर्ण भार धारा और द्वितीय के फेरों में द्वितीय की धारा से बनता है वो हवा के माध्यम में से क्षरण फ्लक्स के रास्तों में क्षरण फ्लक्स बनाने लगता है और हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थितियों में जो क्रोड में क्षतियां हैं और पारगम्यता के सीमित मान से चुंबकन धारा की आवश्यकता है उसे इस शंट ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं और कुंडली के प्रतिरोध को श्रेणी में R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया गया है और क्षरण फ्लक्स के प्रभाव से जो प्राथमिक में और द्वितीय में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे हैं उनमें संगत प्राथमिक की धारा और द्वितीय की धारा का भाग देके जो क्षरण प्रतिघात हमने ज्ञात किए हैं उन क्षरण प्रतिघातों को भी हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर के साथ श्रेणी में रिप्रेजेंट करके एक तुल्य परिपथ प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ XL1 और XL2 क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के क्षरण प्रतिघात हैं जो क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को तुल्य रूप से निरूपित कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों में वाइंडिंग का प्रतिरोध और वाइंडिंग में क्षरण फ्लक्स के प्रभाव को निरूपित करने वाला क्षरण प्रतिघात का जो असर है वो धारा प्रवाह की स्थितियों में कुछ विभवपात के कारण अपनी अपनी वाइंडिंगों में बनाएंगे और ऐसी स्थिति में प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज को प्राथमिक कुंडली के प्रतिरोध और प्राथमिक कुंडली के क्षरण फ्लक्स प्रभाव को निरूपित करने वाले क्षरण प्रतिघात में विभवपात करना होगा। इसी तरह से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली के प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली में क्षरण प्रतिघात में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप I2 R2 और I2 XL2 में अपना कुछ अंश व्यय करेगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में धारा प्रवाह से विभवपात I1 R1 और क्षरण प्रतिघात में विभवपात I1 XL1 के कारण अब प्राइमरी में अप्लाइड वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल और इन विभवपात का जोड़ होगा और इसे हम एक लैगिंग पावर फैक्टर के लोड पे फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फेजर फ्लक्स से 90 डिग्री एंगल पे रिप्रेजेंट किया गया और प्राथमिक धारा की कला में रेजिस्टेंस की ड्रॉप और धारा से 90 डिग्री आगे क्षरण प्रतिघात में विभवपात को जोड़कर हमने सप्लाई वोल्टेज V1 को प्राप्त कर लिया है और लैगिंग लोड के लिए V1 का मान E1 से अधिक होगा और ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आधा से 1% और क्षरण प्रतिघात में विभवपात 3 से 5% E1 का अंश हो सकती है। इसी प्रकार हमने E2 में से रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप और क्षरण प्रतिघात की वोल्टेज ड्रॉप को जब घटाना है तो हमें सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज V2 की प्राप्ति हो जाएगी या V2 में हम रेजिस्टेंस और क्षरण प्रतिघात की विभवपात को जब जोड़ते हैं तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 प्राप्त हो जाता है। एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से फेजर डायग्राम के निर्माण को आप हमारी एक
दूसरी लर्निंग वीडियो में समझ सकते हैं। उम्मीद है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लोड की स्थितियों में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और क्षरण फ्लक्स का असर, क्षरण प्रतिघात किस तरह से विभवपात बनाता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और स्टडी नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।